दोस्तों, प्रधान शिक्षक की परीक्षा हेतु बीपीएससी द्वारा तय किए गए पाठ्यक्रम डीएलएड का इकाई 1 बच्चे तथा बचपन को लेकर हम प्रस्तुत हैं एक विशेष नोट्स, जिसे आप देखना ना भूलें। तो देखते हैं डीएलएड का इकाई 1 का बच्चे तथा बचपन, सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समझ। जी धन्यवाद। बालक का बचपन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बचपन में बच्चा एक कोरी स्लेट की भांति होती है, जिस पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। वे जैसा देखते हैं, सुनते हैं, वैसा ही प्रयास करते हैं या अनुकरण करते हैं। बच्चे के जन्म के बाद माता पिता बालक के निर्वाह की जिम्मेदारी वहन करते हैं। जन्म के समय उसके बाद वह इतना कोमल होता है कि उसे प्रत्येक व्यक्ति अपने आकर्षण का केंद्र बनाता है। इस अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। शैशवावस्था में बालक का निर्माण काल है। यह अवस्था जन्म से 5 वर्ष तक होता है। प्रथम 2.5 वर्ष जीवन के संपूर्ण विकास के 1/3 विकास बचपन में ही पूर्ण हो जाता है। प्रथम 2.5 वर्षों में बालक के शरीर और मस्तिष्क की गति सर्वाधिक होती है। इस आयु में बालक अपने घर पर ही रहकर घर की संस्कृति एवं पर्यावरण को आत्मसात करने लगता है। बचपन के शेष 3 वर्ष अर्थात 6 वर्ष की आयु तक बालक हाथ पैरों के उपयोग में नवीन कौशल अर्जित करता है। वह आत्मनिर्भर बन जाता है। वह विभिन्न क्रियाकलापों में समन्वय स्थापित करने लगता है। कोल एवं ब्रूस ने इसे जीवन का अनोखा काल कहा है। इनके अनुसार वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है। इस अवस्था में जिज्ञासा की विशेष प्रबलता होती है। वह जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है उनके बारे में प्रश्न पूछकर जानकारी प्राप्त करना चाहता है और साथ ही साथ बालकों में नैतिक गुणों का विकास होने लगता है। इस प्रकार वह क्रीड़ाएं, विभिन्न प्रकार के खेल क्रीड़ाएं करके मनोरंजन करते हैं और एक आनंददायी माहौल बनाते हैं। आनंद एक मानसिक प्रक्रिया है जो कि बालक के व्यवहार में प्रदर्शित होती है। इस प्रकार अनेक गतिविधियां हैं जो बालक को आनंद प्रदान करने वाली होती है, जैसे एक आनंद, अभिनय और आनंद, ड्रामा एंड प्लेजर। अभिनय आनंद, बोध और सृजनात्मकता का साधन है। अभिनय के माध्यम से बालकों में अपने भावों को प्रकट करने की योग्यता का विकास होता है। अभिनय के द्वारा प्रेम, सहयोग, कर्तव्य परायणता जैसे मानवीय मूल्यों का विकास होता है। दूसरा है कला एवं आनंद, आर्ट एंड प्लेजर। कला के संदर्भ में कहा जाता है कि कला ही जीवन का जीवन है। कला के माध्यम से बालक में जीवन संबंधी विभिन्न मूल्यों का विकास होता है। चित्रकला, वास्तुकला एवं स्थापत्य कला आदि इन समस्त कलाओं का प्रभाव बालक के आनंद, बोध एवं सृजनात्मक विकास की प्रक्रिया पर पड़ता है। नेक्स्ट, संगीत और आनंद, प्लेजर एंड म्यूजिक। संगीत के माध्यम से बालकों में विभिन्न प्रकार के पक्षों की अनुभूति होती है। संगीत लहरी में उनमें सृजन शक्ति का विकास होता है। संगीत आनंद बोध का श्रेष्ठ विधि है। नेक्स्ट है विभिन्न बाल कलाएं और आनंद। इस प्रकार बालकों द्वारा विभिन्न प्रकार के आनंददायी सृजनात्मक उपलब्धियों को बाल कलाओं का नाम दिया जाता है। क्रियात्मक खेल, मनोरंजन खेल, समूह गीत एवं अभिनय गीत, सामूहिक नृत्य के माध्यम से बालक के शारीरिक एवं बौद्धिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी संभव हो पाता है। बच्चे तथा बचपन, सामाजिक समझ। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति के कारण सारे विश्व में बहुत बड़ी औद्योगिक क्रांति हुई। परंपरागत, सुसंगठित एवं शांतिपूर्ण सामाजिक जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। दैनिक जीवन में नवीन सुख साधनों का उपयोग बढ़ जाने के कारण अधिक धन कमाना आवश्यक हो गया। औद्योगिक परिवर्तन में समाज
कि कृषि प्रधान रचना टूटने के कारण बचपन व्यापक रूप से अधिक प्रभावित हुआ है। शहरी संस्कृति में बालकों के जीवन स्पर्शी ज्ञान उपलब्ध होना कठिन हो गया है। इसकी पूर्ति हेतु बालशालाओं का निर्माण किया जा रहा है। भारतीय समाज में विभिन्न वर्ग स्तरीय आर्थिक परिस्थिति में चयन के स्वरूप को निम्नलिखित प्रकार से वर्णित किया जा सकता है। एक, मध्यम वर्ग का बचपन। दूसरा, धनिक वर्ग का बचपन। तीसरा, निम्न श्रेणी एवं मजदूर वर्ग का बचपन। धन कमाने की लालसा ने मध्यम वर्गीय परिवारों को शहर की ओर खींच ले गया। इस प्रकार बच्चों में समुचित विकास के लिए पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना आवश्यक हो गई। इस आशय शहरों में शिशुशालाओं का विकास हुआ। अगला, धनिक वर्ग के बचपन में धनिक घरों में खेल के साधनों का विलुप्तता रहती है। फलस्वरूप बच्चों में स्नेहपूर्ण संसर्ग सामान्य वयस्कों से नहीं मिल पाता। इस समस्या के समाधान हेतु विशेष नर्सरी स्कूल प्रारंभ हो गई। निम्न वर्ग एवं मजदूर वर्ग का बचपन। मजदूर वर्ग की बस्तियों माता पिता दोनों ही काम पर जाते हैं। इस कारण सही ख्याल नहीं होने के कारण उसमें व्यक्तित्व विकास का प्रश्न नगण्य रहता है। ऐसी बस्ती के बालकों के लालन पालन हेतु खेलकूद और की व्यवस्था बाल विकास के द्वारा की जाती है। बाल विकास हेतु अभी बहुत सारे सुधार की आवश्यकता है। बच्चे तथा बचपन, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक समझ, चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड, कल्चर एंड हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग। संसार में नए के प्रति कौतूहल रहता है। इनको समझने के लिए हम आधुनिकीकरण एवं संस्कृति का सहारा लेते हैं। सांस्कृतिक आस्थाएं जो शाश्वत मूल्यों पर आधारित होती है एवं परंपरागत होती है, उनके सांस्कृतिक दृष्टि व पिछड़ने का सदैव भय बना रहता है। संस्कृति का अर्थ जीवन शैली के स्वरूप को प्रस्तुत करने का कार्य ही संस्कृति करती है। राल्फ लिट्टन के अनुसार संस्कृति सीखे हुए व्यवहारों तथा उसके परिणामों का वह समग्र रूप है जिसके निर्माणकारी तत्व किसी विशिष्ट समाज के सदस्यों द्वारा प्रमुख प्रयुक्त और संचारित होते हैं। बचपन का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ चाइल्डहुड। स्वतंत्रता, व्यक्तित्व और समानता के विमर्श की शुरुआत 18वीं शताब्दी के मध्य में पश्चिमी यूरोप में हुई थी। इस विमर्श को 150 साल पूरे हो चुके थे जब मॉन्टेसरी और पियाजे जैसे विद्वानों ने बचपन का रेखाचित्र खींचा था। भारत देश में 1930 के दशक में हिंदी और अन्य कई भाषाओं में बच्चों के साहित्य के लिए एक लंबा सुनहरा समय आया। टैगोर और गांधी जी ने शिक्षण पद्धति की अपनी अलग अलग दृष्टियों और सरोकारों के द्वारा बचपन को गढ़ने की साहित्यिक प्रयास किए हैं।
बाल अधिकारों का संदर्भ। बाल अधिकार नाबालिगों की देखभाल और विशिष्ट सुरक्षा के रूप में बच्चों को मिलने वाली व्यक्तिगत मानव अधिकारों को कहा जाता है। बाल अधिकार 1989 की परिभाषा के अनुसार कोई व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, जब तक नियम को परिभाषित व्यवस्था को पहले से प्राप्त न किया हो, बच्चा कहलाता है। देश में निर्मित तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बने जिन कानून को भारत में स्वीकार किया गया, उनके अंतर्गत निर्धारित मानक और अधिकारों को पाने का अधिकार उन सभी व्यक्तियों को है जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है। भारतीय संविधान में सभी बच्चों के लिए कुछ अधिकार निश्चित किए गए हैं। वे अधिकार इस प्रकार है: 1 से 14 वर्ष आयु समूह वाले सभी बच्चे को अनिवार्य एवं निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21A। 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को किसी भी जोखिम वाले कार्य से सुरक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 24। आर्थिक जरूरतों के कारण जबरन ऐसे कामों में भेजना जो उनकी आयु क्षमता के उपयुक्त न हो, उससे सुरक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39F भौतिक कारणों से होने वाले शोषण से सुरक्षा का अधिकार। भारत के वयस्क पुरुष एवं महिला के बराबर समान नागरिक के अधिकार भी प्राप्त है, जैसे समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 में, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 15 में, कानून के समय प्रक्रिया का अधिकार, अनुच्छेद 21, बंधुआ मजदूर रखने के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 23 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल अधिकार, चिल्ड्रन राइट। बाल अधिकार सम्मेलन 1989 की परिभाषा के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, जब तक नियम में परिभाषित वयस्कता को पहले प्राप्त नहीं किया हो, बच्चा कहलाता है। शिक्षा एक मौलिक और मानवाधिकार। शिक्षा एक मौलिक और मानव अधिकार है। वह व्यक्ति और समाज के रूप में विकास के लिए महत्वपूर्ण है। बालक अधिकार सम्मेलन बच्चों के अधिकारों पर के संरक्षण पर जागरूकता पैदा करने और अच्छे स्वास्थ्य के साथ बढ़ने में सहायता करे और सीखने का अवसर प्रदान करे, उसने स्नेह दे। बच्चों के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 12 तक। जीने और विकास का अधिकार, अनुच्छेद 7 से 9, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 तथा 42। सहभागिता का अधिकार। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इस अधिकार के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने बाल अधिकारों के संरक्षण और उनके प्रभावी कार्यान्वयन का उपयोग की सिफारिश की है। बाल अधिकार और संरक्षण। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल अधिकारों के संरक्षण और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश की है। उपेक्षित वर्गों के आज आने वाले बच्चों पर विशेष चर्चा। कमजोर वर्ग के प्रयोग प्रारंभ में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए होता था, लेकिन बाद में आर्थिक रूप से पिछड़े लोग, महिला एवं पिछड़े वर्ग, विकलांग, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग एवं समाज के सीमांत समूहों को भी शामिल कर लिया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में अनुसूचित जाति और उनका प्रतिशत 16.6 है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या है। समाजीकरण में वंचित वर्ग के प्रकार। सामाजिक दृष्टि से वंचित और समाजीकरण से वंचित वर्ग को निम्नलिखित प्रकार बताया गया है: सामाजिक दृष्टि से वंचित, आर्थिक दृष्टि से वंचित, सांस्कृतिक दृष्टि से वंचित। भारत के संविधान के 4 भाग में प्रस्तुत राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में अनुच्छेद 45 के तहत प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य रूप में देश के सभी बच्चों को उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान भी किया गया। 1968 में सरकार के इसी प्रकार के इरादे को दोहराया गया। उसके बाद 1986 में देश की राष्ट्रीय नीति और संशोधित राष्ट्रीय नीति 1991 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्य योजना 92 में भी देश के 10 वर्षों तक के बच्चों को 21वीं शताब्दी में जाने से पूर्व शिक्षित किए जाने हेतु बहुत प्रयत्न करने की बात कही गई। भारत में जनसंख्या का एक बड़ा भाग गरीबी रेखा से नीचे है, जो अपना जीवन यापन करता है। गरीब व्यक्ति अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते, वह बच्चों को घर का काम लेते हैं। यदि वे बच्चे को स्कूल भेजना भी चाहते हैं तो बच्चे की किताब कॉपी के लिए उनके पास धन नहीं होते। संविधान 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा को अनिवार्य बनाने का निर्देश दिया था और इस लक्ष्य को 4 वर्ष में प्राप्त करना था। संविधान लागू होने के इतने वर्ष बाद भी आज तक इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। धन की समस्या ने अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा में कठिनाई उत्पन्न की है। हम आशा करते हैं कि 12वीं
पंचवर्षीय योजना के अंत तक हम आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के निवारण निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने में समर्थ हो सकेंगे। सांस्कृतिक रूप से वंचित वर्ग के लोगों को धार्मिक स्थानों पर पूजा करने की अनुमति नहीं घुसने देने, मंदिर में ईश्वर के सामने पूजा नहीं कर सकते। यही स्थिति उन्हें अन्य लोगों से अलग करती है और भारत की संस्कृति को जानने से वंचित रहते हैं। इसी के आधार पर भारत में वंचित वर्ग का विस्तार होता जा रहा है, जिससे समाजीकरण में भिन्नता भी हो रही है। इसी प्रकार अन्य नागरिक अधिकारों के रूप में कुछ विश्व मानवीय अधिकारों का भी निम्नलिखित क्षेत्रों में समान अवसर की अवधारणा को स्वीकार किया है, जैसे नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार और सांस्कृतिक अधिकार। विद्यालय और समाज अंतर संबंध की समझ। समाज शिक्षा का शाब्दिक अर्थ एजुकेशन शब्द के उत्पत्ति लैटिन भाषा के निम्नलिखित रूप मानी जाती है। एडुकेटम, एडुकेटस, इन सभी को मिलाकर एजुकेशन का अर्थ है बालक में निहित शक्तियों को बाहर निकालकर उनकी प्रकृति कम करना। इस दृष्टि से शिक्षा अंतर्निहित शक्तियों को मुक्त या खोलने की प्रक्रिया है। शिक्षा की परिभाषाएं एवं स्वरूप। अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का सृजन ही शिक्षा है। टायसन, शिक्षा से मेरा तात्पर्य व्यक्ति के ऊपर वातावरण के उस प्रभाव से है जो उसके व्यवहार, विचार एवं अवधि की आदतों में अस्थायी परिवर्तन उत्पन्न कर देता है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा तात्पर्य इस प्रक्रिया से है जो बालक वह मनुष्य के शरीर आत्मा के सर्वोत्कृष्ट रूपों से प्रस्फुटित कर दे। शिक्षा का स्वरूप। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य की जन्मजात शक्तियों के स्वाभाविक और सामंजस्यपूर्ण विकास में योग देती है। व्यक्ति की व्यक्तिगत का पूर्ण विकास करती है, उसे वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने में सहायता देती है। मनुष्य अपने विभिन्न अनुभवों से अपने जीवन भर कुछ न कुछ सीखता है। वह हर किसी परिस्थिति और हर किसी मनुष्य से कुछ न कुछ सीखता है। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा और समाज का साथ साथ चलना आवश्यक है। जब जब समाज में परिवर्तन होता है तब तब शिक्षा में परिवर्तन होना आवश्यक है। समाज के अच्छे से अच्छा बनना शिक्षा का दायित्व है, इसलिए शिक्षा को गतिशील प्रक्रिया कहा गया है। विद्यालय। अर्थ एवं परिभाषा, महत्व, आवश्यकता तथा कार्य। प्रारंभ में व्यक्ति अपने परिवार और स्वजनों के द्वारा सीखता था, परंतु कालांतर में सीखने सिखाने की प्रक्रिया को क्रमबद्ध और स्वदेश से बनाने हेतु औपचारिक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई। विद्यालय के महत्व परिवार के पश्चात सर्वोपरि हो गया और औपचारिक शिक्षण संस्थाओं का महत्व अधिक है। इनमें भी विद्यालय सर्वप्रमुख है। विद्यालय का अर्थ तथा परिभाषा तीन व्यापक अर्थों में दिया गया है। एक शाब्दिक अर्थ, दूसरा परिभाषित, तीसरा व्यापक अर्थ। शाब्दिक अर्थ। विद्यालय दो अर्थों के योग से बना है, विद्या प्लस बराबर। विद्यालय से तात्पर्य एक ऐसे स्थल से है जहां विद्या का प्रदान की जाती हो या ऐसे आलय जहां विद्यार्जन किया जाता हो। परिभाषित अर्थ। विद्यालय के अर्थ को और अधिक स्पष्टीकरण हेतु कुछ परिभाषाएं इस प्रकार है। जेके रोड के अनुसार विद्यालय भी संस्थान है जिनको सभ्य मानव ने इस दृष्टि से स्थापित किया है कि समाज में सुव्यवस्थित और योग्य सदस्यता के लिए बालकों की तैयारी में सहायता मिले। नेक्स्ट, जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय एक ऐसा विशिष्ट वातावरण है जहां बालकों के वांछित विकास की दृष्टि से उसे विशिष्ट क्रियाओं तथा व्यवसाय की शिक्षा दी जाती है। डीपी नंद के अनुसार विद्यालय की मुख्य रूप से इस प्रकार स्थान नहीं समझा जाना चाहिए जहां किसी निश्चित ज्ञान को सीखा जाता है। ऐसा स्थान जहां बालकों की क्रियाओं की निश्चित रूप से प्रशिक्षित किया जाता है जो इस विज्ञान संसार में सबसे महान और सबसे अधिक महत्व वाली है। अब आते हैं व्यापक अर्थ की तरफ। समान रूप से विद्यालय की सूचना विक्रेता के रूप में माना जाता है। इसकी अवधारणा को स्पष्टीकरण पेस्टोलॉजी ने इस प्रकार किया है। यह विद्यालय और मनोवैज्ञानिक है जो बालों और उसके स्वाभाविक जीवन को दूर कर देते हैं, उनकी स्वतंत्रता को निरंकुशता से रोक देते हैं और उसे अनाकर्षण बातों को याद रखने के लिए पेड़ों के समान हटते हैं और कुछ घंटे, दिनों, महीनों, वर्षों तक दर्दनाक जंजीरों में बांध देते हैं। व्यापक अर्थ में विद्यालय समाज का लघु रूप है। सद्भावना, प्रेम तथा शांति, विश्व शांति का केंद्र है।
महत्व और कार्य। मनुष्य का जीवन धीरे धीरे जटिल हो रहा है, उसकी आवश्यकताएं असीमित है, जिन पूर्ति के लिए व्यक्ति और बढ़ती जनसंख्या के मदन अपने अस्तित्व आकांक्षा की पूर्ति के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। जनतांत्रिक दृष्टि के कारण अनिवार्य और सार्वभौमिक शिक्षा होने के कारण सभी वर्गों में लिंग की शिक्षा अनिवार्य हो गई है। विद्यालय की आवश्यकता महत्व के अनुसार विशाल सांस्कृतिक संरक्षण हस्तांतरण हेतु, सुदेश से पूर्ण शिक्षा हेतु, विशिष्ट शिक्षा प्रदान हेतु, परिवार और विश्व को जोड़ने वाली कड़ी, सहयोग, प्रेम, सहानुभूति, मातृत्व के विकास हेतु, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों की तैयारी हेतु, लोकतांत्रिक प्रणाली रक्षा की सुदृढ़ता हेतु, समाज की निरंतरता और विकास हेतु, व्यक्तित्व और सर्वांगीण विकास हेतु, अर्थ उपार्जन हेतु, आदर्श नागरिकता निर्माण हेतु, मनुष्यता और निरंतरता विकास हेतु। विद्यालय के कार्यों का वर्णन दो प्रकार से किया जाता है, औपचारिक और अनौपचारिक। अनौपचारिक कार्य में चरित्र निर्माण, मानसिक शक्तियों का विकास, गतिशील संतुलित इसका निर्माण, नेतृत्व क्षमता का विकास, सांस्कृतिक सुधार और सुरक्षा का हस्तांतरण, व्यावसायिक शिक्षा, नागरिकता का विकास, नैतिकता और आध्यात्मिकता का विकास होता है। इस प्रकार अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित है: शारीरिक विकास, सामाजिकता का भाव विकास, भावनात्मक विकास, रचनात्मक विकास। थॉमसन ने विद्यालय के कार्य निम्नलिखित प्रकार से बताए हैं: मानसिक प्रशिक्षण के कार्य, जीवन के प्रशिक्षण का कार्य, स्वास्थ्य और स्वच्छता का प्रशिक्षण आदि। समाज तथा समाजीकरण में लिंग की भूमिका परिवार के संदर्भ में। समाज तथा समाजीकरण का अर्थ एवं परिभाषा, विशेषताएं तथा तत्व। मैकाइवर तथा पेज के अनुसार समाज सामाजिक संबंधों का जाल है जो सदैव बदलता रहता है। कॉलकॉट के अनुसार समाज को परिभाषित इन्होंने किया है: समाज मानवीय संबंधों का पूर्ण ढांचा है जो वास्तविक या प्रतीकात्मक साधनों या संबंधों के द्वारा कार्यरत रहता है। राइट के अनुसार समाज का अर्थ केवल व्यक्तियों के समूह ही नहीं, समूह में रहने वाले व्यक्तियों के जो पारस्परिक संबंध है उन संबंधों का संगठित रूप को समाज कहते हैं। इस प्रकार समाज का अर्थ उन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है कि समाज समूह में रहने वाले व्यक्तियों के मध्य संबंधों और जटिल अंतर क्रियाओं का अमूर्त धारणा है जो परस्पर किसी न किसी प्रकार से संबद्ध है। समाज के लिए आवश्यक तत्व तो निम्न है: व्यक्तियों का समूह, परस्पर संबंध, अंतःक्रिया, संगठित रूप। समाज के प्रकार। समाज की संरचना कहीं भी एक जैसी नहीं होती। कार्य एवं स्वरूप के आधार पर जनजातीय समाज, कृषक समाज, औद्योगिक समाज, शिल्पी समाज। समाज के प्रकार: परंपरागत समाज, बंद समाज, मुक्त समाज, आदिम समाज, सब समाज, सरल समाज, जटिल समाज, वर्तमान समाज। मार्क्स के अनुसार आदिम समाज, एशियाई समाज, प्राचीन समाज, सामंतवादी समाज, पूंजीवादी समाज, समाजवादी समाज। समाज के कार्य। समाज के कई प्रकार के कार्य, उन्हीं कार्यों के आधार पर समाज की उपयोगिता और महत्व एक शिशु को लेकर वृद्ध तक के लिए है। समाज में रहना मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, अतः वह प्रत्येक मनुष्य हेतु आवश्यक और महत्वपूर्ण है। समाज तथा सामाजिक ताने-बाने का ही परिणाम है कि बच्चे, वृद्ध, असहाय, निःशक्तों और गरीबों को भी सहायता प्राप्त होती है।
इस प्रकार बिना मनुष्य जीवन की कल्पना भी नहीं किया जा सकता है समाज के बिना। इसलिए समाज के महत्व को सभी ने स्वीकार किया है। समाजीकरण के महत्व भी बालक के जीवन पर उसी प्रकार है जिस प्रकार समाज का है, क्योंकि समाजीकरण के द्वारा ही समाज का अभिन्न अंग और सक्रिय सदस्य बनता है। विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया, विभिन्न कारकों की भूमिका व प्रभाव का समझ। विद्यालय, परिवार के बाद विद्यालय आता है, परिवार के बाद विद्यालय जाता है, जहाँ विद्यालय का समाजीकरण होता है, बच्चे का समाजीकरण होता है। विद्यालय शिक्षा में खेल मैदान में प्रतियोगिता होती है। बच्चे के समाजीकरण को निर्देशित करने वाले विद्यालय की अन्य बातें हैं: परीक्षा, फल, खेलों में प्रसिद्धि, आर्थिक और सामाजिक स्तर के छात्रों की संख्या, शिक्षा और उनकी योग्यता आदि। समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक के कार्य। बालक के समाजीकरण की क्रिया में परिवार के बाद विद्यालय और विद्यालय में विशेष रूप से शिक्षक आते हैं। प्रत्येक समाज में कुछ विश्वास, दृष्टिकोण, मान्यता, कुशलता है और परंपराएं होती है जिन्हें संस्कृति के नाम से पुकारा जाता है। एक शिक्षक का सर्वश्रेष्ठ कार्य है इस संस्कृति को बालक को प्रदान करता है। यदि वह कार्य नहीं करता है तो बालक का समाजीकरण नहीं कर सकता। शिक्षक माता पिता के साथ साथ बालक के चरित्र और व्यक्तित्व का विकास करने में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कक्षा और खेल के मैदान में, साहित्यिक और सांस्कृतिक क्रियाओं में शिक्षक सामाजिक व्यवहार के आदर्श प्रस्तुत करता है। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि शिक्षक बालक के समाजीकरण को प्रभावित करता है। शिक्षक के स्नेह, पक्षपात, बुरे व्यवहार, दंड आदि के सभी बच्चों पर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है। उसका सामाजिक विकास उत्तम या विकृत हो जाता है। शिक्षा को समझने के विभिन्न आधार। दार्शनिक आधार। शिक्षा एक महत्वपूर्ण कार्य, सुरक्षा एवं पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण है। वास्तविक रूप से सम और कृति शब्द के मेल से संस्कृति शब्द बना है। दर्शन शिक्षा का प्रमुख आधार है। दर्शन के द्वारा ही शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि के अनुसार विद्यालय व्यवस्था आदि को एक निश्चित रूप प्रदान किया जाता है। बटलर ने कहा है, दर्शन शिक्षा में प्रयोग दर्शन शिक्षा में प्रयोग के लिए एक पथ प्रदर्शक है। मनोवैज्ञानिक आधार। शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों का संबंध मानव व्यवहार से है। शिक्षा मानव व्यवहार में परिवर्तन कर उसे उत्तम बनाती है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। इस प्रकार शिक्षा और मनोविज्ञान का संबंध होना स्वाभाविक है। इस संबंध में शिक्षा मनोविज्ञान को आधार प्रदान करता है। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु, अधिगम, शिक्षण विधियां, अनुशासन, शिक्षण सहायक सामग्री, बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, अध्यापकों का मानसिक स्वास्थ्य, व्यक्तित्व, विद्यार्थियों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक विकास, अभिप्रेरणा, स्मरण तथा विस्मरण की मनोवैज्ञानिक आधार की प्रक्रिया है। समाज शास्त्रीय आधार। कार्ल मैनहीम का मत है, मानव इतिहास का संचालक शक्ति है। वही समस्त मूल्यों का स्रोत तथा समस्त घटनाओं का प्रारंभ करता है। वह ऐसा तभी करता है जब वह समाज में रहता है। इस प्रकार व्यक्ति दो जगतों, व्यक्तिगत और सामाजिक में निवास करता है। समाज में व्यक्ति का जन्म होता है, समाज में उसका पालन पोषण होता है, समाज में उसकी शिक्षा दीक्षा होती है, समाज में रहकर उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तथा समाज में ही उसकी उन्नति होती है। अतः समाज की आवश्यकता, मांग, मान्यता आदि को आधार बनाकर शिक्षा के उद्देश्य का निर्माण करना आवश्यक है। हम तभी व्यक्ति को सामाजिक रूप से कुशल व्यक्ति बनाने में समर्थ हो सकते हैं। समाज को आधार बनाकर शिक्षा के उद्देश्य बनाए जा सकते हैं। सामाजिक कुशलता का विकास, कुशल नागरिक का विकास, सामाजिक गुणों का विकास, सांस्कृतिक संरक्षण का हस्तांतरण, आंतरिक सांस्कृतिक भावना का विकास और सामाजिक प्रगति के द्वारा इसी को आधार बनाकर शिक्षा के उद्देश्य बनाए जा सकते हैं।